हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है सीटेट 2011 मैथ में आए हुए 30 क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7। तो रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूँकि अंश समान है और हर जो है 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 5/7 से बड़ा है। तो यह क्या बताता है? रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। रोहित ने भिन्न परिणाम की समझ नहीं है। रोहित अंश और हर की अवधारणा को नहीं जानता। तो यहाँ पर क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि रोहित जो है वो भिन्नों की अवधारणा को नहीं जानता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि चूँकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, तब वो तुलना करता है कि 3/7 जो है वो 3/5 से बड़ा है। मतलब हर की तुलना करके बता रहा है कि जो हर बड़ा होगा वही भिन्न भी बड़ी होगी। तो इसका मतलब उसे तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। हम समझाते हैं। दिया है 3/7 और 3/5। जब भी हम भिन्न की बात करें कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी भिन्न है, अगर दो भिन्न दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि उनके हर को हमें बराबर करना होता है। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले भिन्न में दूसरे भिन्न के हर से हमें ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो पहला भिन्न हमारा है 3/7 और दूसरा भिन्न है 3/5। इसका हर क्या है? 5। तो इसको ऊपर नीचे जो है 5 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तब क्या आएगा? 5 15 बटे 7 5 35। तो 7 5 35 आया। दूसरा भिन्न है हमारा 3/5। अब इसको क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे पहले भिन्न के हर से गुणा करने। तो पहले भिन्न का हर क्या है? 7 है। तो 7 से ऊपर नीचे हमें गुणा करना पड़ेगा। 7 त्रिक 21 और 7 5 35। अब देखते हैं पहले भिन्न को जब हम गुणा किए 3/7, ये आया 15/35 और 3/5 में जब 7 से ऊपर नीचे गुणा किए तब आया 21/35। अब इन दोनों की हमें तुलना करना पड़ेगा। जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ी होगी। तो इसका अंश 21 है जो 3/5 के समतुल्य है, और 15/35 ये 3/7 के समतुल्य है। तो हम देखते हैं कि जो 21/5 है वो क्या है? बड़ा है 15/35 से। तो इस प्रकार जो है 3/5 भिन्न जो होगा वो बड़ा होगा 3/7 से। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह जो है भिन्नों को छोटा बड़ा हम निकालते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? पहला चरण है, इसमें कितनी तीलियां हैं? 1 2 3 4 5 6। पहले में है 6, दूसरे में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे में है 10, तीसरे में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो तीसरे में है 14। अब देखते हैं। तो पहले में आया था हमारा 6, दूसरे में आया था 10 तीलियाँ और तीसरे में आया था हमारा 14 तीलियाँ। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 × 4 + 2 लिख सकते हैं। 4 × 1 × 4 4 + 2 = 6 आएगा। इसको लिख सकते हैं 2 × 4
प्लस 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 10। अब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस 2, 3 इंटू 4 12 प्लस 2 14। अब इसी तरह अगर हम करते जाएंगे, पूछा है 15वें चरण में, तो 15वें चरण में क्या होगा, तो इसी तरह हम करेंगे 15 गुणे 4, 15 गुणे 4 प्लस 2, तो क्या आएगा 15 चौक के 60 और प्लस 2 62 आएगा। क्या आएगा 62। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप फिर से समझ लीजिए, पहले में आया 6, दूसरे में आया 10, तीसरे में आया 14, तो यहाँ पर पहले हम ऊपर देखते हैं, तो जो 6 आया उसको हम लिख क्या सकते हैं, 1 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो ये पहले चरण में आया था। और दूसरे चरण में कितनी तीलियाँ थी 10, इसको 2 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, और तीसरे में 3 इंटू 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो इसी तरह 15वें चरण में क्या होगा 15 इंटू 4 प्लस 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 62। तो हमारा आंसर क्या होगा 62। तो यहाँ पर दूसरा जो है हमारा बिल्कुल। आगे चलते हैं। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। a/b के रूप में भिन्न लिखना, जिसमें b नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक प्रकार से परिभाषा हो गया। उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आसपास की वस्तुओं से उसका परिचय कराएंगे, अगर भिन्नों की अवधारणा को समझाना है शिक्षक को, तो हमें आसपास की वस्तुओं की पहचान करानी चाहिए, उसको तोड़कर बताना चाहिए, मतलब उन वस्तुओं को दिखाकर ये बताना चाहिए कि ये कितना भाग है, अगर हम इसका आधा कर दें तो ये कितना भाग हो जाएगा। तो इस तरह आप अगर समझाएंगे, शुरुआत करेंगे, तो वो भिन्न की अवधारणा को अच्छे तरीके से समझ लेगा। तो दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, यहाँ पर 2 चित्र दिया है, एक इकाई, अब इतना जो है एक इकाई का 3/4 है, तो 1 सही 1/2 क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो मान लीजिए 2 चित्र ऐसे दिए गए हैं, ये किसके बराबर है 3/4 के, इकाई का 3/4 है। अब इकाई क्या होगा, इकाई हम मान लीजिए x, तो x का जो है वो 3/4 है। अब इसकी वैल्यू जो है हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 2 है, क्योंकि 2 चित्र दिए हैं, तो मान लेते हैं कि ये 2 के बराबर है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इकाई जो हमने x माना है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर 3/4, जब उस तरफ लेके जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3। तो इस तरह x की वैल्यू क्या हो गई 8/3। अब पूछ क्या रहा है कि एक सही 1/2 किसके बराबर होगा। यहाँ x की वैल्यू क्या आई थी, x की 8/3 आया था। अब एक सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2। अब x का एक सही 1/2 मतलब 3/2 क्या होगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, फिर से देखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू का x का एक सही 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू 8/3 हमने निकाला था, कितना निकाला था
8/3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3/2। यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। क्या आया x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू नहीं, यहाँ पर जो इकाई का 1/2 जो था वो 4 के बराबर आया। 4 के बराबर का मतलब 4 चित्र, ठीक है, 4 चित्र के बराबर होगा। 2 चित्र के बराबर क्या था, वहाँ पर दर्शाया गया था कि 2 चित्र के बराबर ये था, तो 4 चित्र के बराबर क्या होगा, ये होगा पहला ऑप्शन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, फिर से हम आपको बता देंगे। हम इस चित्र को 2 मान के सॉल्व करेंगे कि एक इकाई का 3/4 2 के बराबर है, 2 चित्र के बराबर है। तो इतना जो होगा 1 सही 1/2 वो इकाई का कितना होगा, कितने चित्र के बराबर होगा। तो यहाँ पर इकाई हमने x मान लिया, तो x इंटू 3/4 इक्वल टू 2 चित्र के बराबर रख दिया। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो x की वैल्यू आने पर फिर x का 1 सही 1/2 निकाल लेंगे, जितनी वैल्यू आएगी उतने चित्र के बराबर हो जाएगी। तो 4 आया था हमारा, तो 4 चित्र की वैल्यू के बराबर हो गया हमारा। अगला है संख्या 532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहला काम आपको करना है, क्या था क्वेश्चन में 49,532, इसका जो सन्निकट हजारवां भाग है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम, हज़ार में 3 ज़ीरो होते हैं, तो 49,000 यहाँ पर जीरो आना चाहिए। तो 49,532 के पहले का सन्निकट जो है वो मान कितना है, वो 49,000 होगा। क्यों 49,000 होगा ना। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके पहले तो ये आया, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा तुम्हारा 50,000। क्या होगा 50,000। तो अब इन दोनों में अगर आप तुलना करेंगे तो इस संख्या के निकट सबसे कौन सी है, ये 50,000 है। क्यों, क्योंकि 49,532 में आप कुछ संख्या जोड़ेंगे और 50,000 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप पीछे चलेंगे तो आपको 532 घटाना पड़ेगा, तब आप जाके जो है 49,000 में पहुंचेंगे। लेकिन 49,532 में आप थोड़ी सी संख्या जोड़ देंगे तो आप 50,000 तक पहुंच जाएंगे। और वो थोड़ी संख्या कितनी होगी, 468। इसमें 468 आप जोड़ देंगे तब आप ये मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको 532 घटाना पड़ेगा, तब 49,000 पर आएंगे। तो सबसे सन्निकट मान इस संख्या का 50,000 के बराबर होगा। तो इस तरह इसका सही आंसर होगा दूसरा। अगला है तो क्या पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जो है महत्तम संख्या है। पहला है 2 + 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 का स्क्वायर 256। तो यहाँ पर आएगा 256। और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 256। और इसमें आएगा 2 + 2 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64। 8 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा। टू 56 आएगा इसमें, और इसमें आएगा 64। इसमें क्या आएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। इसमें क्या आएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8, इसमें भी 64 आएगा।
तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला ऑप्शन जो है सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर पहला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 37वां है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में या समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें। जादू सेकंड, एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निर्देशन से संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बिल्कुल सही होगा पहला ऑप्शन, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में दिया गया जो सुझाव निर्देशन में संपूर्ण चर्चाएं जो है विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एनसीईआरटी कक्षा 4 कि गणित की पाठ्य पुस्तक की पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की शेर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। या परिवर्तन किया गया है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कबाड़ बेचने या यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा इसलिए नहीं किया गया है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, ये भी गलत है, चुनौती नहीं देना है उन्हें। अलग सा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो उपयोग करते रहते हैं, उनको दिखाते हुए अगर हम समझाएंगे तो उन्हें गणित जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 39वां है, कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है, कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है, आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि किलो वाला जो वैल्यू है उसको एक तरफ रखते हैं और ग्राम वाला वैल्यू है जिस उसको हम एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर 2 है और ये 600 किलोग्राम 600 ग्राम है, और यहाँ पर 1 किलो 450 ग्राम है। क्या करेंगे, इस जो है सेबों के भार से कितना अधिक है, तो अधिक आम वाला है तो आम वाले से में से इसमें हम घटाएंगे। तो इसको ऐसे हम कर लेंगे, ये इधर किलोग्राम है, इधर क्या है ग्राम है, तो ग्राम वाला ग्राम में से घटाएंगे और किलो वाला किलो में से घटाएंगे। तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर हासिल लिया 10, 10 पे 5 गया 5, यहाँ हमने लिया तो यहाँ पर 5 बचा, 5 में 4 गया 1 और 2 में 1 गया 1। तो 1 किलोग्राम 150 ग्राम, 1 किलो और 150 ग्राम जो है इतना जो है आमों का भार अधिक है सेबों के भार से। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो इसमें जो है जब भी हम सवाल हल करते हैं तो अनुमान इसमें से नहीं लगाना होता, क्योंकि ये गणित का क्वेश्चन है, जो फैक्ट है तो फैक्ट है, तो अनुमान नहीं लगाना होता है। व्यापक अभ्यास भी नहीं करना होता है, अभ्यास करना होता है लेकिन बहुत व्यापक नहीं, क्योंकि क्वेश्चन 1-2 सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाता है कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। हल करने के लिए संकेतों का प्रयोग, तो ये भी ज़्यादा हमें नहीं करना है, लेकिन क्रियाकलाप आधारित उपागम इसमें होते हैं। तो गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम शामिल है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है 41, प्राथमिक कक्षाओं
में प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। 2D आकारों को छांटना। विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्ष और विकर्णों की गणना करते हुए उनका जो है वर्णन करना। क्या कहा है कि प्राथमिक कक्षा में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो प्राथमिक कक्षा का अगर बच्चा है, उसको आकार और स्थान 2D समझना है, 2D में वस्तुओं को समझना है, तो इन 4 विकल्पों को किस तरह अगर क्रम में रखा जाए जिससे वो सही तरीके से समझ जाए। तो पहला काम क्या करना होता है, जितने भी वस्तुएं हैं तो पहले वो भुजा या शीर्ष तो देखेगा नहीं, पहले तो वो चीज़ देखेगा कि ये 3D में है कि 2D में है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, यहाँ पर सी आप देख रहे हैं लिखा है 2D आकारों को छांटने। तो पहला काम क्या करेगा, 2D आकार को छांटेगा। 2D आकार को छांटने के बाद क्या करेगा कि 2D आकार में कितनी भुजाएं हैं, कितने शीर्ष हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करेगा। फिर उसके बाद जो है 2D आकारों का भुजाओं और शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करेगा। फिर लास्ट में क्या करेगा, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो ये हमारा क्रम है, सी, ए, फिर डी, फिर बी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो हो गया, यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन। तो इस तरह वो, क्योंकि पहले आकार को वो देखेगा 2D है कि 3D है, तो पहले उससे छांटेगा। उससे छांटने के बाद वो देखेगा कितने भुजाएं हैं, कितने शीर्ष हैं, उस आधार पर अवलोकन करेगा, उसकी विशेषताओं को जानेगा। फिर भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करेगा। गणना करने के बाद उन आकारों की विशेषताओं का पूरे तरीके से संश्लेषण करेगा। विश्लेषण तो कर चुका है, अब संश्लेषण की प्रक्रिया में चला जाएगा। तो इस तरह दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना होता है, ऐसे भी आगे आप लगा सकते हैं। यदि एक ऑपरेटर को इतने को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए, 4 यहाँ पर चिन्ह दिया है, फिर 3 दिया है, तो 4 + 5 + 6, फिर दिया 5, फिर चिन्ह दिया 4, तो 5 + 6 + 7 + 8, 6 दिया है, प्लस यहाँ 4 दिया है, तो 6 + 7 + 8 + 9। तो यहाँ पर देखकर समझ में आ रहा है कि 4 के बाद चिन्ह दिया है, चिन्ह के बाद 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 अंकों का जोड़ है। 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, और इन 3 अंकों को जोड़ा गया है। यहाँ पर 3 है तो 3 अंकों को लिया गया है, 4 के बाद आने वाले क्रम से 3 अंकों को लिया गया है। फिर यहाँ 4 है तो 5 के बाद 4 अंकों को लिया गया है, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, क्रम से 4 अंकों को लिया गया है और उनको जोड़ा गया है। फिर यहाँ 6 है और यहाँ आगे जो है 4 है। फिर 6 के बाद जो 4 अंक आगे आते हैं उनको जोड़ा गया, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो इसी तरह पूछा गया है कि n + 8, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर चिन्ह है और आगे 8 लिखा है, इसका मान क्या होगा। तो पहला तो n ही रहेगा, n के बाद क्या लिया गया है, एक बढ़ता हुआ लिया गया, तो n + 1, फिर n + 2, फिर n + 3, ऐसे से करते करते n + 7 होगा। क्योंकि दूसरे में n + 1 है, तीसरे में n + 2 है, तीसरा है तो n + 2 है, तो 8वां होगा तो n + 7 होगा, एक कम होगा ना। तो इसी को सॉल्व करके हमें बताना है। सॉरी, यहाँ पर हमने
गुणा ले हम अलग से दिखाते हैं। यहाँ पर करके हम देखते हैं, दिया था n और चिन्ह बना था और 8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n होगी प्लस n प्लस 1, फिर होगा n प्लस 2, तो फिर होगा n प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n प्लस 7। अब यहाँ पर जो है n की संख्या 8 बार आएगी तो 8n हो जाएगा 8n, फिर प्लस क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8n प्लस 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28, तो यहाँ पर 28 आएगा। तो 8n प्लस 28 यहाँ पर सही आंसर होगा। 8n प्लस 28 होगा, क्या होगा 8n प्लस 28, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है 8n प्लस 28, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। से एक शिक्षक कक्षा से ये चित्र दिया गया है, पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्न से कौन सा निरूपण गलत है। 1/8 का मतलब इसको 8 भागों में बांटना है और 8वां भाग क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन पहला देखते हैं तो यहाँ पर कहीं से हमें बराबर फील नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगर दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर पूछा है कौन सा निरूपण गलत है, तो यहाँ पर पहला ही गलत हो जा रहा है। क्या है, पहला गलत है। और दूसरे की अगर बात करें तो 8 भागों में बांटा गया है, जो बिल्कुल सही है, सभी बराबर हैं। और तीसरे ऑप्शन में पहला काम क्या किया गया है कि आधा आधा बांट दिया गया है, फिर उस आधे को इस तरह बांटा गया है तब भी चारों बराबर होंगे, इस तरह बांटा गया तब भी चारों बराबर होंगे। फिर यहाँ पर चौथा है इस तरह किया गया है, तो इसमें भी जो है सभी जो है एक दूसरे के बराबर है, 1/8 को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो दिया गया है छायांकित भाग दिया गया है, ये 1/8 के बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहाँ तो पहला ऑप्शन यहाँ पर 1/8 को निरूपित नहीं कर रहा है और सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावक को प्रतिपुष्टि देना या फीडबैक देना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है निदानात्मक होता है उसकी कमजोरियों को पहचानना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर के पास मतलब अगर हम पैथोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डायग्नोसिस होता है, मतलब जो बीमारी है उसको पता लगाया जाता है, ना कि बीमारी को ख़त्म करने के लिए इलाज किया जाता है। उपचारात्मक जो है बाद में होता है, पहले निदानात्मक होता है। तो निदानात्मक क्या होता है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, मतलब उसकी समझ में आने वाले जो कठिनाइयाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, उनको जानना निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है 4,07,928 को पढ़ा जाएगा। मैंने तो ऐसे ही पढ़ दिया 4,07,928, तो ऐसे ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक
क्या है, एक आयत की लंबाई L है, इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। आयत की लंबाई क्या है, L दिया है, उसकी चौड़ाई अगर L हम मान लें, L इक्वल टू L दिया है और उसकी चौड़ाई B है। B क्या कह रहा है कि लंबाई की आधी है, L/2 है। इस आयत का परिमाप क्या होगा, तो जब इसकी लंबाई L है और चौड़ाई को L/2 कर दिया जा रहा है, L का आधा कर दिया जा रहा है, तब क्या परिमाप है, 2 गुणे इसका जो परिमाप होता है आयत का क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई L, चौड़ाई L/2, तो परिमाप क्या होगा, P क्या होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, क्या होगा 2 इंटू L प्लस L/2, 3L/2 होगा। क्या होगा यहाँ पर 3L/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3L। तो परिमाप क्या आया, 3L। अब क्या कह रहा है, परिमाप आप याद रखिए 3L आया था। तो का परिमाप क्या होगा, दी जाए लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। तो लंबाई को दोगुनी करने का मतलब 2L और उसका जो चौड़ाई है उसको L/2 ही रखा जाए। तो क्या होगा, 2 इंटू 2L प्लस L/2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2L प्लस L/2 मिलके क्या हो जाएगा 5L/2। तो हो जाएगा 2 इंटू 5L/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5L। क्या आएगा 5L बचेगा। तो यहाँ पर 5L जो होगा सही होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, 5L आएगा। समझ में आया, फिर से करके दिखा दे रहे हैं। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। पहली चीज़ उसने कहा क्या है कि इसकी लंबाई L है और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, मतलब L/2 है। ये 2 चीज़ दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, इस आयत की परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर जाए। लंबाई अगर 2L कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए, मतलब चौड़ाई जो है L/2 ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं करना है। तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर 2L है और चौड़ाई क्या है, L/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2L प्लस L/2, 5L/2 होगा। क्या होगा 5L/2। यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 5L। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। षटभुजाकार पिरामिड मतलब उसमें 6 भुजाएं हैं पिरामिड में। इसमें 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं।
इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं, 6 आयताकार फलकों से जुड़े हुए होते हैं। गलत। इसमें 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होता, ये भी गलत। पहला भी गलत है, आयताकार नहीं होगा। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी। चौथा कह रहा है कि एक बिंदु पर मिलते हुए, तो जब भी पिरामिड आप देखते हैं, चाहे वो षटभुजाकार हो चाहे किसी और प्रकार का जो पिरामिड हो, तो आप देखेंगे एक बिंदु ऐसा होता है जहाँ पर जो है उसका मिलन होता है। ये बिंदु जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है एक बिंदु से मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। तो आधार कैसा होता है? षटभुजाकार होता है और उससे एक बिंदु पर मिलते हुए खींचा जाता है और वो सभी फलक जो होते हैं वो त्रिभुजाकार रूप में बनेंगे। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर हम षटभुजाकार बनाएंगे, कुछ इस तरह बनेगा और इसको हम मिलाते जाएंगे तो ऐसे ही निर्माण होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, सभी फलक जो हैं वो त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं और आधार क्या है? षटभुजाकार आधार है। कैसा है भुजा आधार? षटभुजाकार। तो ये इस तरह ऑप्शन 4 जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? क्या कह रहा? हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन जो है सही है, 9000। 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं हिंदू अरबी संख्यान पद्धति में? 9000। अब हम देखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। यहाँ पर पूछा है कि 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। सिंपल सी बात है, पहले आप क्या करेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी, 1 मिनट, 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी? वो होगी आपकी 1000। इसमें 4 अंक हैं। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये 9999 है। अब हम जो है 9999 में अगर हम 1000 घटा दें, चार अंकों की कुल संख्या को प्रदर्शित करेगी। लेकिन यहाँ पर 1000 भी तो 4 अंक का एक संख्या है, तो उसे भी तो इसमें शामिल करना पड़ेगा 1000, क्योंकि अगर हम 9999 में 1000 तक की संख्याओं को घटा देंगे तो 999 संख्या तो घट जाएगी, लेकिन अब वो 3 अंकों की होगी। लेकिन जो 1000 है उसमें शामिल है वो तो 4 अंकों की है ना, तो उसको तो हमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो +1 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 8999 और +1 अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9000। क्या आएगा? 9000, क्योंकि 1000 को भी इसमें शामिल करना। 1000 में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, और 1000 के पहले 999 तक 3 अंक मिलेंगे ना। 3 अंक, या सॉरी मत कहने का मतलब केवल 3 अंक नहीं, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक वाले संख्या मिलेंगे। 1 से लेकर 999 तक 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्याओं वाले 3 अंकों वाले संख्याएं मिलेंगे। तो 999 तक हमें घटाना है, फिर हमें 1000 से ऐड करना, मतलब 1000 से लेकर 9999 तक 4 अंकों की संख्याएं होंगी।
तो जो मैक्सिमम है 9,999, उसमें से अगर हम 1,000 घटाएंगे तो आएगा 8,999। लेकिन जो 1,000 संख्या है वो भी 4 अंकों की है, उसको भी हमें ऐड करना है, तो एक संख्या और ऐड करेंगे, तब संख्याएं होंगी 4 अंकों की कुल 9,000। कितनी होंगी? 9,000। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। 56 विद्यार्थियों की संख्या को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्ट फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्ट फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। वह विद्यार्थी उत्तरों की जांच करने दें। वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांचें। तो विचार की तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो दिया है कि वह प्रत्येक सवाल को तो यहाँ पर ऑप्शन 4 क्या है कि वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों से कहे कि वह स्वयं अपने उत्तरों की जांचें। जब विद्यार्थी ऐसा करेगा, स्वयं जो है अपने उत्तरों की जांच करेगा, तो उसका तरीका प्रभावी होगा। उस सवाल को सीखने के लिए अगर ये तरीका अपनाया जाए तो उस सवाल को वो अच्छे तरीके से समझ जाएगा और भविष्य में अगर उस टाइप का कोई सवाल आएगा तो वो सही तरीके से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि उसने अपने उत्तरों की जांच स्वयं की है। इससे उसमें समझ की विकसित होगी। तो चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक हैं। गलत, ऐसा आवश्यक नहीं है। आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं। आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, उसने समय रहते अधिकांश पाठ पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ये गलत। यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा। गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण कौशल के सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है, इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 है। क्या कह रहा है? पासे में जो विपरीत फलकों की संख्याएं हैं उनका योगफल क्या है? 7 दिया गया है। निम्नलिखित में कौन से पासे में वलन होगा? तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहला और पांचवा क्या होगा? एक मिनट, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा पासे में वलन होगा? एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 है।
तीसरा ऑप्शन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 5 और 2 विपरीत फलक हैं, इनका योगफल क्या है? 7 है। क्योंकि को अगर हम मोड़ेंगे, अभी हम वही देख रहे थे, पहले वाले में ऐसा कुछ बन नहीं रहा था और दूसरे वाले में भी कुछ ऐसा बन नहीं रहा था, लेकिन तीसरे वाले में हम विपरीत फलक देख रहे हैं कि 5 और 2 विपरीत फलक पर आएंगे और ये जो 3 है और 4 है वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे, विपरीत आएंगे। और पहला मतलब 1 और 6 ये दोनों विपरीत आएंगे, तो यहाँ पर विपरीत फलकों का योग 7 बन रहा है। तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, इसमें सभी योग जो है बन रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 और 5 11 हो जा रहा है, और इसमें 6 और 4 10 हो जा रहा है, इसमें 5 और 4 9 हो जा रहा है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। किसकी अवधारणा? क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। तो जब भी शुरुआत करेंगे क्षेत्रफल की अवधारणा को, कभी भी हम तुरंत जो है सूत्रों से शुरुआत नहीं करते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। तीसरा देखते हैं, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने के लिए, उससे परिचित कराने के लिए शिक्षक को सबसे पहले अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको देखकर उन वस्तुओं को जो है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, अगर उन्हें क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाना है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 53, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, ऐसा नहीं है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, ये भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है पहला सही होगा, क्योंकि वो अगर ऐसा कह रहा है कि मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग, तो ये इसका मतलब है राजन जो है संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है कि मैं गुणा करूं या भाग करूं, जमा करूं या घटाऊं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। एक समचतुर्भुज की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो समचतुर्भुज का अगर परिमाप निकालना है तो क्या होगा? चारों भुजाओं का योग होगा। तो इसमें से केवल विकर्ण दिया है, तो विकर्ण से हम क्या करेंगे? पहले विकर्ण से पहले हम निकालेंगे उसकी भुजा, किसकी? समचतुर्भुज की भुजा को निकालेंगे। तो समचतुर्भुज की भुजा निकालने का एक सूत्र होता है, आप इसको याद कर लीजिए। समचतुर्भुज की भुजा d इक्वल टू होता है अंडर रूट विकर्णों का गुणनफल d1 का स्क्वायर, d इक्वल टू अंडर रूट d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर समचतुर्भुज की भुजा निकालना है, पहला भुजा दिया है 8 और दूसरा दिया है 6, तो 8/2 करेंगे तो क्या आएगा? 4, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, प्लस दूसरा दिया है 6, 6/2 3, 3 त्रिका 9, 16 9 25। तो अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 25 की वैल्यू
√25 की वैल्यू होगी 5। तो इसका मतलब समचतुर्भुज की एक भुजा जो होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होगा समचतुर्भुज का? 4 इंटू ए होगा। 4 इंटू ए की वैल्यू 5 आई थी, 4 पच्चे 20, यहाँ पर 20 होगा वैल्यू। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में वैल्यू दिया था, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर उसका परिमाप हो जाएगा समचतुर्भुज का। यहाँ पर ए का मतलब हमने डी लिया था, डी इक्वल टू 54। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। नई दिल्ली स्टेशन, पहला स्टेशन नई दिल्ली, फिर निगमन बस 1 19:15 पर स्टार्ट होता है, बस 2 12:30 पे, तीसरा 16:45 पे, फिर फरीदाबाद आगमन पहला बस 20:22, तीसरा बस 13:25, दूसरा बस 13:25, तीसरा बस 19:10, और निगमन कब है? 20:37, 13:35, 19:22। मथुरा आगमन 40 1 बज के रात में मतलब 40 में, और दूसरा बस 6:10 18:10 मतलब, और बस 3 जो है 9 मतलब 21:55 आगमन हो रहा है। इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय कठिन निकालना नहीं है, समझना कठिन है। समझ गए तो तुरंत निकाल लोगे। अगर हम बस 1 की बात करें तो 19:15 पर नई दिल्ली से निकलती है। तो आप पहला देख रहे हैं कि 19:15 पर निकल रही है। यहाँ पर नई दिल्ली से निगमन 19:15 में पहली बस निकल रही है, और कब पहुँचती है मथुरा? इतने पर पहुँचती है। अब बस 1 द्वारा लिया गया समय क्या होगा? इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 19:15 और 8:22 पर फरीदाबाद आगमन हो रहा है इसका। तो कितना होगा? 7:15 से 8:15, 1 घंटा ये हो गया, और 5 और 2 7, 1 घंटा 7 मिनट ये हो गया। 1 घंटा 7 मिनट, और फिर 8:22 से 8:37 तक क्या होती है? रुकती है। तो इतना टाइम यहाँ पर ले लिया। कितने मिनट यहाँ रुका? 8 7 15 मिनट यहाँ रुका। तो 15 ये हो गया। फिर इसके बाद 40, 12:40 पर पहुँचता है। तो कितना टाइम लिया? 8:37 से लेकर 12:40, रात के 12:40। अगर हम 37 की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 8 4 क्या होता है? 12, 4 घंटा, 4 घंटा 3 मिनट, 4 घंटा 3 मिनट। इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 7 3 10, 10 20 5 25 मिनट इधर,
और 5 घंटा इधर। 5 घंटा 25 मिनट पहला बस ले रहा है। अब दूसरा बस जोड़ेंगे, 12:30 से 13:25। अगर इसमें 5 हम जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 1 घंटे में 5 घटा देंगे तो क्या 55 मिनट। यहाँ से यहाँ 55 मिनट हो जाएगा। 55 मिनट और 10 मिनट यहाँ पर रुका तो क्या हुआ 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। और फिर 13:35 से 16:10 निकालेंगे तो कितना होगा 13:06। पहले हम निकालेंगे कहाँ से 13:35 से 16 के पहले 18 के पहले क्या होगा 17। 17:35 तक निकालेंगे तो 17:35 तक क्या होगा 13 4 17, 4 घंटे कितने मिनट 25 और 10 35 मिनट। तो ये हो गया तुम्हारा 5 घंटा 40 मिनट। क्या है 5 घंटा 40 मिनट। दूसरा बस 5 घंटा 40 मिनट। पूछ रहा है क्या कौन सी बस नदी सबसे कम समय लेगी। यहाँ पर 16:45 से जो है 21:55 तक जा रहा है। यहाँ पर तीसरी बस जो है सबसे कम समय लेगी क्योंकि तीसरी बस जो है 5 घंटा 10 मिनट टाइम ले रहा है। इसको आप जब जोड़ेंगे पहला आ रहा है 5 घंटा 25 मिनट, पहला आ रहा है 5 घंटा 25, दूसरा है 5 घंटा 40 और तीसरा आएगा 5 घंटा 10 मिनट। तो तीसरा बस सबसे कम समय ले रहा है तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आप तीसरा बस निकाल के आप देख सकते हैं, तीसरा जो होगा सबसे कम समय लेगा। करके आप देख लीजिए, नहीं आएगा तो फिर भी हम समझा देंगे। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। क्या हुई 1/2 + 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करें। लघुत्तम समापन की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जब भी भिन्न को सॉल्व करते हैं भिन्नों की अवधारणा को भिन्नों के जो लघुत्तम की अवधारणा होती है तो भिन्न को सॉल्व करने के लिए लघुत्तम की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जब लघुत्तम आएगा तभी वो भिन्नों का योग घटाना वो सही तरीके से कर पाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 जो हर है 2 और 3 उसका लासा लेंगे तो आएगा 6। 2 का 6 में भाग देंगे आएगा 3। 3 का गुणा इसके भिन्न के अंश में गुणा करेंगे आएगा 3 प्लस देंगे 2। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 2। तो इसकल टू क्या हो जाएगा 3 2 5, 5/6 ये आएगा आंसर। अगला है माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। क्या कह रहा है कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। अच्छा, क्रम से इसको लगाना है। पहली चीज़ कि अगर किसी वस्तु की आप माप करेंगे तो क्या करेंगे, पहले उस चीज़ को आप क्या करेंगे अवलोकन करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर पहला चीज़ क्या हो जाएगा सी। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। सत्यापित करने के बाद
शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई का प्रयोग करते हैं। पहले वो अनुमान लगाते हैं शायद इतना हो सकता है, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद लास्ट में मीट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही होगा। आप क्रम से देखेंगे, पहला सी, फिर आएगा बी, मतलब पहले अवलोकन होगा, फिर अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे कि लंबाई इतनी हो सकती है, फिर उसके बाद मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद इकाइयों के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ अभ्यास। तो पढ़ के तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को सूत्र, निर्धारित सूत्र बताना है। तो एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोच और तर्क का निश्चित एक तरीका होता है, उसमें ये निहित नहीं है, ये पालन नहीं करता है कि बच्चों को आंकिक प्रश्न अगर हल करना है तो सीधे उसको सूत्र से ही बताना है। पहले हमें क्या करना है, उसको जो है दैनिक जीवन की वस्तुओं से उसको जोड़कर बताना है, उसके व्यवहारिक समझ को विकसित करना है। एनसीएफ 2005 ये बताता है, ना कि हम सीधे जो है उसको सूत्र से ही सॉल्व कराएंगे। पढ़ाने की विधि तो अपनाना ही है, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका तो बताना ही है, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलापों और अभ्यास भी कराना है। तो लेकिन दूसरा यहाँ पर पालन नहीं करना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपण करता है। अगर पहले में हम देखें तो समय बढ़ता जा रहा है और कीमत भी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन एक सही होना चाहिए और सही भी है। दूसरा देख लेते हैं क्या होता है, समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन कीमत में क्या है, घटोत्तरी होती जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा गलत होगा, क्योंकि कह रहा है कि इन दिनों दाम बढ़ना शुरू हो रहे हैं, मतलब दाम बढ़ता जा रहा है, तो समय भी तो बढ़ रहा है, समय के साथ दाम बढ़ रहा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूर, पहला सभी अवधारणाओं को ना और उनमें संबंध, केवल उत्तर देने के लिए निपुणता नहीं होनी चाहिए। अधिकतर सूत्रों का याद होना ये भी गलत है गणितज्ञ होने के लिए। बहुत जल्दी सवालों को हल करना ये भी गलत है कि गणितज्ञ जो होते हैं बहुत जल्दी सवाल सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि गणितज्ञ वो होते हैं जो सभी अवधारणाओं को समझते हैं, लागू करना जानते हैं और उनमें संबंध स्थापित करना जानते हैं। तो गणितज्ञ होने के लिए ये विशेषताएं जरूरी हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये थे हमारे 60 क्वेश्चन मैथ के। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।